अब देखो भाई, हाई स्कूल का चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो हम इसको पढ़ाते हैं भाई आज, अम्ल, क्षार एवं लवण। ये हाई स्कूल में है। तो सबसे पहली चीज है भाई विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का भाई तात्पर्य होता है कि जिन्हें जल में घोला जाए या किसी विलायक में घोला जाए तो वो अपने आयनों में टूट जाएं। जल में घोला जाए या किसी विलायक में घोला जाए तो वो अपने आयनों में टूट जाएं, उन्हें हम भाई विद्युत अपघट्य बोलते हैं। जैसे NaCl, अगर इसको हम जल में घोलेंगे तो ये बनाएगा Na प्लस Cl-। जैसे Na2CO3, जल में घोलने पर 2Na प्लस CO3-। तो इन्हें बोलेंगे हम विद्युत अपघट्य। क्या कहेंगे भाई? विद्युत अपघट्य। अब इसके पश्चात है भाई, इसमें चैप्टर कह रहा है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले है भाई अम्ल। अब भाई अम्ल क्या होते हैं? इसकी 3 परिभाषाएं हैं। पहले यह माना जाता था कि वे यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार वे यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये पहले माना जाता था। अब इसके पश्चात एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है आर्हीनियस। क्या नाम है? आर्हीनियस। आर्हीनियस ने यह परिभाषा दी। आर्हीनियस के आयनन सिद्धांत, इन्होंने एक सिद्धांत दिया है आयनन सिद्धांत के अनुसार वे यौगिक जो जल में घुलने पर H आयन देते हैं, H आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ऐसा आर्हीनियस कहते हैं। वे यौगिक जो जल में घुलने पर H आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। और इसके पश्चात एक आधुनिक परिभाषा आई जो कि 2 वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ब्रॉनस्टैंड एवं लॉरी। अगर आपके सौभाग्य हुए तो आपको BSc में ये पढ़ने को मिल जाएंगे, ब्रॉनस्टैंड एवं लॉरी। फिलहाल इतना समझिए, आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार वे यौगिक जो प्रोटॉन दे सकते हैं, जो प्रोटॉन दे सकते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे यौगिक जो प्रोटॉन दे सकते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो इस प्रकार अम्ल की वही 3 परिभाषाएं हैं। पहला, प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार वे यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। दूसरे, आर्हीनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार वे यौगिक जो जल में घुलने पर H आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और तीसरा और आधुनिक सिद्धांत जो इस समय पर चल रहा है उसके अनुसार वे यौगिक जो प्रोटॉन दे सकते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। इस प्रकार भाई 3 परिभाषाएं हैं अम्ल की। पर यहां से एक बात तो वही क्लियर साफ होती है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये बाहरी तौर तरीके पे जाना जा सकता है। तो भाई प्रोटॉन आपको व्यवहार में नहीं दिखाई दे सकता और H आयन भी नहीं दे सकता, पर व्यवहार में ये दिखाई दे सकता है कि जो स्वाद में खट्टे हैं वो सभी अम्ल हैं। क्या है? अम्ल है।
अब मैं आपके लिए कुछ अम्लों के नाम और सूत्र लिखता हूं, जिन्हें आप लिख लीजिए। एक बात भाई यहां मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं, यूट्यूब की शिक्षा तभी मायने रख सकती है, इससे कोई तभी कुछ सीख सकता है जब इस चीज को वो नोट भी करे और खुद भी इसको करने की कोशिश करे, इसको याद करे, या यहाँ से जो काम दिया जाए उसको करे। क्योंकि ये हमारा और आपका प्रत्यक्ष संपर्क नहीं है, अप्रत्यक्ष ही है। आपकी इच्छा होगी तब आप चलाओगे, आपकी इच्छा होगी तब आप बंद कर दोगे। इसलिए यदि सीखना है और गहराई से सीखना है तो इनको शुरुआत से सीखें, शुरुआत से देखें, अंत तक देखें और इसके पश्चात बताए हुए काम को करें। विद्यार्थी और अध्यापक दोनों की मेहनत से वही पढ़ाई चलती है। तो देखें भाई, मैं एक टेबल बना रहा हूं और मैं इतने धीमे लिखता हूं कि आप बिल्कुल मेरे साथ साथ लिख लेंगे। लिखते चलिए। तो भाई वैसे तो अम्ल काफी हैं, पर मैं केवल उतने की बात कर रहा हूं जितने हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सूत्र है HCl। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आयन बनाने बताया है, तो आप इसको खूब देख सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड है। इसका साधारण नाम है नमक का अम्ल, नमक का अम्ल। और ये भाई एक प्रबल अम्ल है। प्रबल का मतलब है भाई स्ट्रॉन्ग। दूसरा अम्ल है भाई सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4। और इसे हम कहते हैं भाई गंधक का अम्ल। और ये भी एक भाई प्रबल अम्ल है। तीसरा अम्ल है भाई नाइट्रिक अम्ल। इसका सूत्र है HNO3। और इसे हम बोलते हैं भाई शोरे का अम्ल। ये भी एक प्रबल अम्ल है और ये तो बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है भाई। और चौथा है भाई एसिटिक अम्ल। CH3COOH। इसे कहते हैं भाई सिरका। ये एक दुर्बल अम्ल है। कैसा है भाई? एक दुर्बल अम्ल है। चार है भाई आपके यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल दुर्बल होता है और ये तीन प्रबल होते हैं। एक बात इसके आगे और याद रखें, अम्लों से कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए कि आप हाथ में लेके देख लें या उसमें उंगली डुबो के देख लें कि चखने लग जाए कि ये खट्टा है कि मीठा है। ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अंग पर गिरने पर उसे जला देंगे, त्वचा को फाड़ देंगे, कागज को, लकड़ी को गला सकते हैं। और अगर एसिड, आपने सुना भी होगा, एसिड किसी के चेहरे पे फेंक दिया जाता है तो वो वहीं की वहीं जल जाता है चेहरा। इसलिए ये इनकी प्रकृति संक्षारक है। हाथों के, खुले हाथों द्वारा इनका कोई टेस्टिंग नहीं हो सकती। ये मत करने लग जाना कि खट्टे होते तो तुम चखने ही लग जाओ, खट्टे हैं देख लें। आप इन्हें नोट कर लें। उसके पश्चात हम बात करते हैं क्षार की। अगली चीज है क्षार। इंग्लिश में इसे बेस बोला जाता है। अब भाई क्षार क्या होते हैं?
ये भाई अम्ल के उल्टे हैं। इनकी धारणा क्या है? इनकी भी 3 परिभाषाएं हैं। प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार क्षार वे यौगिक हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं। क्षार वे यौगिक हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि कसैले स्वाद हमें नहीं पता, हमें तो खट्टा पता है, मीठा पता है, नमकीन पता है। कोई बात नहीं, आपने इसके अलावा कुछ खाया भी नहीं होगा। कसैला स्वाद लगभग मान लीजिए आप एक अमरूद का पत्ता चख के देखें, उसका स्वाद कसैला होता है। कच्चा अमरूद चख के देखें, उसका स्वाद कसैला होता है। दूसरी, आर्हीनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार क्षार वे यौगिक हैं जो जल में घुलने पर OH आयन देते हैं। क्षार वे यौगिक हैं जो जल में घुलने पर OH आयन देते हैं। और फिर एक आधुनिक परिभाषा है जो ब्राउनिशटाइन एवं लॉरी द्वारा दी गई है। तो आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार क्षार वे यौगिक हैं जो प्रोटॉन ले सकते हैं, जो प्रोटॉन ले सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः बता रहा हूं भाई, प्राचीन सिद्धांतों के अनुसार क्षार वे यौगिक हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं, और आर्हीनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार क्षार वे यौगिक हैं जो जल में घुलने पर OH आयन देते हैं, और आधुनिक सिद्धांत के अनुसार क्षार वे यौगिक हैं जो प्रोटॉन ले सकते हैं, और अम्ल वही प्रोटॉन दे सकते हैं। ये प्रोटॉन ले सकते हैं। अब इसके बाद में कुछ क्षारों के नाम और सूत्र आपके लिए लिखता हूं। आप इन्हें भी साथ के साथ ही नोट कर लें। पहला क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब ये नाम तो आप खुद ही बना लोगे। इसका साधारण नाम है कास्टिक सोडा, और ये भाई एक प्रबल क्षार है। इतना प्रबल होता है कि एक बार भूल से हमने कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में अपनी उंगलियां डाल दी थी
और जल गई। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, इसको कहते हैं भाई कास्टिक पोटाश। ये भी भाई प्रबल क्षार है। तीसरा है भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं भाई बुझा चूना। ये एक दुर्बल क्षार है। कैसा है? दुर्बल, हाथ में लेने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और चौथा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। और भाई इसे कहते हैं द्रवित अमोनिया। वैसे ये अमोनिया का जलीय विलयन है, तो इसे जलीय अमोनिया कहना ज्यादा उचित है। और ये एक दुर्बल क्षार है। तो 2 प्रबल हैं क्षार और 2 दुर्बल हैं। ये आपके काम आएंगे हाई स्कूल में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल हैं। तो ये रहे भाई आपके क्षार, अम्ल और क्षार। अब इसके बाद की बात हम बताएं आपको, एक शब्द है उदासीनीकरण। उदासीन का मतलब होता है भाई कोई भी एक्शन न होना, कोई भी एक्टिविटी न होना। उदासीनीकरण यानी उदासीन होने की क्रिया। अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जैसे घी और चूना, अगर चूना ज्यादा खा लिया तो घी खा लो, घी ज्यादा पी गए तो चूना खा लो। जैसे आग और पानी, अगर आप अम्ल से क्षति पा गए हो तो क्षार लगा दो, और क्षार से क्षति पा गए हो तो अम्ल लगा दो, तो ये सही हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो उदासीनीकरण का तात्पर्य होता है कि अम्ल की क्रिया क्षार से करवाना, अम्ल की क्रिया क्षार से करवाना। तो जब हम अम्ल की क्रिया क्षार से करवाते हैं तो वहां एक तो बनता है भाई जल, और एक और पदार्थ बनता है जल के अतिरिक्त, उसे बोलते हैं भाई लवण। क्या बोलेंगे उसे? लवण। अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर लवण तथा जल बनते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर लवण तथा जल बनते हैं, तो यह क्रिया कहलाती है भाई उदासीनीकरण। क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण। अब तो अम्ल क्रिया किससे करा रहे हैं भाई? क्षार से। क्या बन रहा है? लवण और प्लस में जल। जैसे एक एग्जांपल के बतौर, अम्ल, मानो मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहा हूं HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी क्रिया में एक क्षार से करवा रहा हूं, मानो NaOH, NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे लवण बनेगा NaCl,
और प्लस जल H2O। ये लवण और ये जल, ये अम्ल और ये क्षार। अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। यह क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। अब ये नहीं कि यही ले लिए, और भी हो सकता है। मानो सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें हम और इसकी क्रिया करवा दें, मानो CaOH का होल ट्वाइस इससे, तो यहां पे बनेगा CaSO4 प्लस 2H2O। CaSO4 प्लस 2H2O, तो ये लवण और ये जल। तो इस प्रक्रिया को बोला जाएगा उदासीनीकरण। अम्ल की क्रिया क्षार से करवा रहे हैं तो लवण और जल प्राप्त हो रहे हैं, यह प्रक्रिया बोली जाएगी उदासीनीकरण। तो अम्ल की क्रिया क्षार से करवाने पर जल के अलावा जो पदार्थ बन रहा है वही लवण, उसी को हम लवण की संज्ञा देते हैं। तो अगली हेडिंग है लवण। लवण अभी अभी आपने देखा कि लवण कब प्राप्त हुआ। लवण तब प्राप्त हुआ जब अम्ल की क्रिया हमने क्षार से करवाई, तो जल बना और जल के अतिरिक्त जो बना वो बना भाई लवण। तो इसकी परिभाषा ये लिख सकते हैं, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि उस क्रिया को उदासीनीकरण नाम दिया गया है, के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त बने पदार्थ को लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त बने पदार्थ को लवण कहते हैं। इतना तो आपने पिछले में देखा ही देखा कि अम्ल और क्षार की जब क्रिया करवाते हैं तो एक पदार्थ बनेगा जिसका नाम लवण है और प्लस में बनेगा जल। तो जल के अतिरिक्त क्या बचा उसमें बनने में? लवण ही तो बचा, उसी को लवण कहा गया है। अब जैसे वही एग्जाम्पल है इसके, यही HCl प्लस NaOH, ये वही अम्ल है और ये क्षार है। क्रिया करवाई, क्या बना? NaCl प्लस H2O, तो ये है भाई जल। अब जल के अतिरिक्त क्या बच रहा है? ये, तो ये बोला जाएगा भाई लवण। और भी आप एग्जाम्पल उसी तरह से लिख सकते हैं। तो अम्ल और क्षार की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई और जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बना उसे हमने लवण की संज्ञा दी है। वैसे ये कहा जाता है नमक जो है NaCl वो विश्व का सबसे पहला लवण है। लवण को इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं और नमक का भी नाम साल्ट ही होता है इंग्लिश में। ये विश्व का सबसे पहला लवण माना गया है।